नमस्कार साथियों, मैं फिर आज आपके सामने एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का वीडियो सांख्यिकी विषय से संबंधित है। मेरे कई शिक्षक मित्रों ने कहा था कि मैं इस विषय पर भी कोई वीडियो तैयार करूं, तो ये वीडियो मैंने एमओएम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उनके प्रथम यूनिट से संबंधित वीडियो को तैयार किया है। इसका उद्देश्य जो है मुख्य रूप से सांख्यिकी विषय के संबंध में जानकारी देना। मैंने इस वीडियो को तैयार करने के लिए इस संबंध में लिखित पुस्तकों को आधार माना है और मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार से किसी भी कॉपीराइट अधिकारों का उल्लंघन करना नहीं है। इस वीडियो को मेरे नए विद्यार्थीगण देखेंगे। यदि उनके कोई भी डाउट्स होते हैं इस संबंध में तो वो नीचे दर्शित मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मैं उनको इस संबंध में आवश्यक सुझाव ज़रूर दूंगा। मैं चाहूँगा कि मेरे नए विद्यार्थीगण मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें, ताकि आगे के वीडियो में मैं और अधिक सुधार कर सकूं। सांख्यिकी विषय जो है अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मैंने यहाँ पे यूनिट फर्स्ट को संक्षेप में लाकर समझाने का प्रयास किया है। मेरा यह मानना है कि इस वीडियो को देख लेने के बाद यदि आप पुस्तक से इसे पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से यह विषय आपके समझ में आएगा और बहुत अच्छे ढंग से आएगा। यह एक बहुत ही सरल विषय है जिसको हम कठिन मान लेते हैं। वास्तव में यह विषय कठिन है नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सांख्यिकी, सबसे पहले बात आती है सांख्यिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत सामान्य सा बात हम लेके चलें तो पहली बात आती है कि अंग्रेजी भाषा का जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है, ये लैटिन शब्द स्टैटस, इटालियन शब्द स्टैटिस्टा या जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक्स से बना हुआ प्रतीत होता है। स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड ऑकेनवाल द्वारा सर्वप्रथम 1749 में किया गया था। इसीलिए इन्हें हम सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहते हैं। आगे बढ़ें तो बात आती है सांख्यिकी की परिभाषा की। सांख्यिकी की परिभाषा दो अर्थों में हमें मिलती है पुस्तकों में। पहली है संकीर्ण अर्थ वाली परिभाषा, अर्थात ऐसी परिभाषा जिसका अर्थ सीमित था। जैसे डॉक्टर बाउले के अनुसार है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। बहुत छोटी सी उनकी परिभाषा है। दूसरा, हम इसी में एक और परिभाषा मैंने ली है इसमें, बॉडिंगटन के अनुसार सांख्यिकी अनुमानों और संभाविताओं का विज्ञान है। ये दोनों जो परिभाषाएं हैं ये सांख्यिकी के क्षेत्र को सीमित करती हैं। दूसरी जो परिभाषा पुस्तकों में मुझे मिली वो थी व्यापक अर्थ वाली परिभाषा। इसके अंतर्गत प्रोफेसर किंग की परिभाषा मुझे अच्छी लगी, जो मैंने यहाँ पर डाली है। इनके अनुसार गणना तथा अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणामों से सामूहिक, प्राकृतिक तथा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीति को सांख्यिकीय विज्ञान कहते हैं। इन्होंने इसे विस्तृत रूप देने का प्रयास किया है। सेलिगमैन की परिभाषा भी इस संबंध में है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, उनका वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की रीतियों का विवेचन करता है। इसके आधार पर मुझे पुस्तकों पर एक प्रसिद्ध विद्वान की लिखी हुई परिभाषा भी मिली, जो लगभग सब चीज़ों को शामिल करने का प्रयास करती है। इनके अनुसार सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समंकों के संग्रहण,
वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, संबद्ध स्थापन, निर्वचन और पूर्वानुमानों से संबंध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। ये तो बात हुई सांख्यिकी की परिभाषा की। अब मुख्य रूप से प्रश्न भी आते हैं, विद्यार्थीगण पूछते भी हैं, तो उन्हीं प्रश्नों के आधार पर मैंने प्रकृति को संक्षेप में यहाँ पे लिया है कि सांख्यिकी विज्ञान है अथवा कला। कई बार ये प्रश्न आया भी है। इसके अंतर्गत हम माने कि सांख्यिकी विज्ञान के रूप में है, तो कैसे विज्ञान के रूप में है? विज्ञान हम किसे कहते हैं? तो विज्ञान किसी ज्ञान का क्रमबद्ध समूह होता है। यह किसी कारण और परिणामों का विश्लेषण करता है। इस प्रकार किसी ज्ञान की शाखा को विज्ञान तभी कहा जा सकता है जब उसमें निम्न गुण हों। जैसे पहली बात है, ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन होता हो तथा उसकी व्यवस्थित रीतियाँ हों। दूसरी बात है, उसके नियम सर्वमान्य, अखंड तथा व्यापक हों। तीसरी बात है, जिसमें कारण तथा उसके प्रभावों का विश्लेषण होता हो। चौथी बात है, जिसमें पूर्वानुमान किए जा सकने की क्षमता हो। और पांचवी बात है, नियम सदैव गतिशील रहते हैं। ये एक विज्ञान के रूप में सांख्यिकी को माना गया है। इस संबंध में क्रॉक्स्टन तथा कॉडेन ने कहा है कि सांख्यिकी केवल एक विज्ञान ही नहीं वरन एक वैज्ञानिक विधि भी है। अब हम कला के रूप में देखें। कला के रूप में कला का अभिप्राय क्रिया से होता है, अर्थात किसी कार्य को कैसे करें, या हम दूसरी और सरल शब्दों में कहें तो कला किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग हमें बतलाती है। कला में उन क्रियाओं का समूह होता है जो हमें परिणामों तक पहुंचने में सहायता करता है। कला लक्ष्य तक पहुंचने का उपाय बताती है। कला की साधना के लिए विशेष ज्ञान, अनुभव तथा आत्मसंयम की आवश्यकता भी होती है। इस संबंध में अगर बिल्कुल संक्षेप में कहें तो सांख्यिकी कला के रूप में विशिष्ट समस्याओं के संतोषजनक समाधान के लिए नियमों, रीतियों तथा सूत्रों का प्रयोग करना हमें बतलाती है। ये बात हुई सांख्यिकी विज्ञान अथवा कला के संबंध में। आगे बढ़ते हैं तो हम सांख्यिकी की सीमाओं में आते हैं। सांख्यिकी की भी कुछ सीमाएं हैं। इस संबंध में न्यूज़ होम की एक परिभाषा मुझे पुस्तक में मिली कि सांख्यिकी को अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण साधन तो मानते हैं, किंतु इनकी भी सीमाएं हैं जिसे हटाया जाना तो संभव नहीं है। इसलिए इन पर हमें सावधानी से विचार करना होता है। जैसे माने कौन कौन सी सीमाएं हो सकती हैं? सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है। इसका एक सबसे सरल उदाहरण है कि हम 5 व्यक्तियों की आय मान लेते हैं कि क्रमशः 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 और 5,000 रुपये हैं। यदि इन सबका हम औसत निकालते हैं तो यह 17,000 रुपये होता है। एक नज़र में यह कही जाएगी कि पाँचों की आय सबसे बढ़िया है, परंतु जब हम व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो किसी का आय कम और किसी का आय ज़्यादा है। दूसरी बात इसमें आती है कि सांख्यिकी के परिणाम असत्य हो सकते हैं यदि हमने उनका अध्ययन बिना किसी संदर्भ के किया। इसका भी एक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। 2 व्यवसायियों की 3 वर्ष की आय हम मान लेते हैं कि 5,000, 10,000, 15,000 है तथा दूसरे व्यवसाय की आय 15,000, 10,000 और 5,000 है। जब हम दोनों व्यवसायियों के आयों का औसत निकालते हैं तो ये 10,000 रुपये ही होता है। लेकिन जब हम परिणाम की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि पहला व्यवसाय वर्ष प्रतिवर्ष उन्नति कर रहा है, तो वहीं दूसरा व्यवसाय अवनति की दशा में जा रहा है। तीसरी इसकी सीमा है कि सांख्यिकी किसी समस्या का केवल संख्यात्मक अध्ययन कर सकता है। उदाहरण के लिए हम माने तो सांख्यिकी द्वारा लोगों की आय के आधार पर गरीबी, अमीरी का अध्ययन तो हम कर सकते हैं, लेकिन किसी की ईमानदारी, अपनत्व की भावना,
बुद्धिमानी, उसके न्याय करने की क्षमता, मित्रता आदि जैसे गुणों की व्याख्या हम सांख्यिकी के आधार पर नहीं कर सकते हैं। चौथी बात आते हैं कि सांख्यिकी के नियम औसत रूप से दीर्घकाल में ही सत्य हो सकते हैं। जैसे हम मान लें तो रसायन विज्ञान का एक नियम है कि यदि आप सोडियम को पानी में डालेंगे तो उस पर आग लग जाती है, और जितनी बार आप डालेंगे उतनी बार उसमें आग लगेगी। लेकिन एक सिक्के को उछालने से हेड आएगा कि टेल आएगा, यह हम नहीं कह सकते। इसके लिए हमें जब बार बार इसे उछालेंगे तभी हम परिणाम पर पहुंच सकते हैं। सांख्यिकी रीति किसी भी समस्या के समाधान की एकमात्र रीति नहीं है। हमारे पास बहुत सारी रीतियां हैं जिससे हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। सांख्यिकी का सही प्रयोग करने के लिए उसका पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। इस संबंध में यूल और केंडाल ने कहा है कि अयोग्य व्यक्ति के हाथों में सांख्यिकी रीतियां अत्यधिक भयानक अस्त्र की तरह से हैं। ये बात होती है सांख्यिकी के सीमाओं के बारे में। आगे हम बढ़ें तो एक प्रश्न कई बार आता है, जब मैं पढ़ता था तब भी प्रश्न ये मेरे सामने आया था कि समंक वे तृण हैं जिनसे प्रत्येक अर्थशास्त्री की भांति मुझे भी ईंटें बनानी पड़ती है। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा है। तो इसके संबंध में जो प्रमुख बातें हैं बिल्कुल संक्षेप में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि इन दिनों लगभग सभी आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। अर्थशास्त्र जैसे विषय के तो लगभग सभी क्षेत्रों में सांख्यिकी का प्रयोग होता है। अर्थशास्त्र की आगमन निगमन प्रणाली है एक, ये समंकों पर ही आधारित है। समंक की परिभाषा मैंने आगे दी है। नीतियों के निर्धारण के लिए भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। यदि हम कहें कि आज भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत अधिक धनी हो गया है, यहाँ से गरीबी बहुत कम हो गई है, शिक्षण का स्तर सुधर गया है, बेरोजगारी कम हो गई है, आदि आदि, तो इसके लिए हमें समंक अर्थात आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे, तभी हम इसे साबित कर पाएंगे। आगे बढ़ें तो अर्थशास्त्र का उपयोगिता ह्रास नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आदि सभी सांख्यिकी समंकों के अध्ययन पर ही आधारित है। इसीलिए प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा है कि समंक वे तृण हैं जिनसे प्रत्येक अर्थशास्त्री की भांति मुझे भी ईंटी बनानी पड़ती है, बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ें दोस्तों, तो अब बात आती है समंकों के संग्रहण की कि हम समंक कहाँ से संग्रहण करते हैं या डेटा का कलेक्शन कैसे करते हैं। पहले मैं आपको समंक का आशय बता दूं। इस संबंध में प्रोफेसर यूल एवं केंडाल की बहुत बढ़िया परिभाषा है। समंकों से तात्पर्य उन आंकड़ों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के आंकड़ों से प्रभावित होते रहते हैं। अर्थात समंक या डाटा वह आंकड़ा है जो कई प्रकार के अन्य आंकड़ों से प्रभावित होते हैं। समंक प्रायः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक हम किसे कहते हैं? तो ऐसे समंक जिसे अनुसंधानकर्ता अपने उपयोग के लिए पहली बार इकट्ठा करता है। इस संबंध में होरेस सेक्राइस की एक बहुत अच्छी परिभाषा मिली मुझे। प्राथमिक आंकड़ों से आशय है कि वे मौलिक हैं, अर्थात जिनका समूहीकरण बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं हुआ है। घटनाओं का अंकन या गणन उसी प्रकार किया गया है जैसा उसे पाया गया है। मुख्य रूप से वे कच्चे पदार्थ होते हैं, अर्थात प्राथमिक समंक ऐसे होते हैं जो एक कच्चा पदार्थ जैसा होता है ना, बस बिल्कुल वैसे ही पहली बार इकट्ठे होते हैं, जिसका हम आगे जाके अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं। द्वितीयक समंक ऐसे समंक कहलाते हैं जिसे किसी व्यक्ति संस्था द्वारा पहले ही इकट्ठा किया गया है।
हो सकता है कि बाद के अनुसंधानकर्ता और प्रथम अनुसंधानकर्ता के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। इस संबंध में मुझे ब्लेयर की बहुत अच्छा एक परिभाषा मिली कि द्वितीयक समंक वे हैं जो पहले से अस्तित्व में हैं और जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर में नहीं बल्कि किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए हैं। ऐसा हो सकता है कि हम जिस प्रश्न का समाधान चाहते हैं वे समंक उससे संबंधित नहीं थे बल्कि और किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए थे, लेकिन हमारे इस प्रश्न में भी वह समान रूप से उपयोगी हैं। प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने की जो विधियां होती हैं कौन कौन सी होती हैं? तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान एक होता है, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, तीसरा होता है स्थानीय स्रोतों द्वारा सूचना की प्राप्ति करना, चौथा होता है प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त करना। इसके लिए हम एक प्रश्नावली तैयार करते हैं जो लोगों को देते हैं और लोगों से उस प्रश्नावली को भरवाकर सूचना प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना। कुछ अनुसूचियाँ होती हैं जिसे हम लोगों को दे देते हैं और वो हमें उस पर जानकारी भरकर देते हैं। इसी में दूसरी बात आती है द्वितीयक समंकों को एकत्रित करने की विधियाँ। इसकी दो विधि हो सकती है। पहला प्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत सरकारी प्रकाशन, विविध प्रकार के सरकारी प्रकाशन होते हैं जो हर बार डाटाओं को प्रकाशित करते रहते हैं जिसका उपयोग लोग अनुसंधान कार्य में करते हैं। अर्ध सरकारी संस्थाएं भी बीच बीच में समंकों का प्रकाशन करते रहती हैं जिसका उपयोग भी द्वितीयक समंक के रूप में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन भी होते हैं। आयोग या समितियों की रिपोर्ट्स आती हैं। व्यापारिक व वित्तीय संस्थाओं का प्रकाशन होता है जिसमें उनके बैलेंस शीट और बाकी चीज़ों का प्रकाशन किया जाता है। शोध संस्था या विश्वविद्यालय के भी प्रकाशन बार बीच बीच में आते रहते हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं ये ऐसे स्रोत हैं जो द्वितीयक समंक को प्राप्त करने के प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब प्रकाशित स्रोत हम किसे कहते हैं? तो अनेक शोध संस्थानों, अर्ध सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि में योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा एकत्र बहुत से आंकड़े कई बार अप्रकाशित रह जाते हैं। यदि ऐसे आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं तो उन्हें द्वितीयक समंकों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन द्वितीयक समंकों के प्रयोग के संबंध में कुछ सावधानियां रखी जाती है। जैसे इस संबंध में बाउले की एक बहुत अच्छी परिभाषा मिली। प्रकाशित समंकों को बिना उसका अर्थ व सीमाएं जाने जैसा का तैसा स्वीकार कर लेना खतरे से खाली नहीं है और यह सर्वथा आवश्यक है कि उन तर्कों की आलोचना कर ली जाए तो उन पर आधारित किए जा सकते हैं। द्वितीयक समंकों के प्रयोग में जो सबसे पहली सावधानियां हैं कि जिस अनुसंधानकर्ता ने उसे पहली बार में संकलित किया था उसकी योग्यता क्या थी। दूसरी बात है कि अनुसंधान का प्रकार क्या था और उसकी संग्रहण की विधि क्या थी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे समंकों को प्रभावित करती है। जांच का अभिप्राय क्या था। चौथा है वहाँ पे इकाई के रूप में हमने किस चीज़ को माना था, उसके शुद्धता का स्तर कितना था, हमने कितने शुद्धता के स्तर तक लेकर गए थे, संग्रहण की परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी, क्या हमने परीक्षात्मक जांच इसके लिए की है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये द्वितीयक समंकों के प्रयोग में सावधानियों के तहत आती हैं। इसके अलावा एक बात और रह जाती है उपयुक्तता। अब बात आती है, इसका एक चैप्टर और है कि एडिटिंग ऑफ कलेक्टेड डेटा अर्थात संग्रहित समंकों का संपादन कैसे किया जाता है। तो समंकों का संकलन चाहे हम कितनी भी सावधानी से क्यों ना करें उसमें कमी रह जाती है। इसी कमी को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम समंकों का संपादन करना कहते हैं। इसमें प्राथमिक समंकों का संपादन कैसे किया जाता है? तो प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से जब हम समंक तैयार करते हैं तो कई प्रश्न ऐसे रखे जा सकते हैं जिसके उत्तर को पूर्व प्रश्नों से मिलाया जा सके।
संग्रहित समंकों में एक रूपता लाने के लिए जो समंक हमारे पास आते हैं, परिभाषा जैसे एक थी कि कच्ची सामग्री के रूप में होती है, तो उसमें एक रूपता लाने के लिए भी हम उनका संपादन करते हैं। संकलित समंकों को पूर्णता के लिए, कई बार हम समंक जब एकत्रित करते हैं तो बहुत शॉर्ट रूप में कर लेते हैं, बाद में हम उसे पूर्ण करते हैं। उनमें शुद्धता लाने के लिए भी संपादन आवश्यक होता है। दूसरी बात आती है द्वितीयक समंकों का संपादन कैसे किया जाता है। तो द्वितीयक समंकों के उद्गम स्थान का पता लगाना सबसे पहले आवश्यक होता है कि ये समंक कहाँ से एकत्रित किए गए थे। इन समंकों को संकलन करने की विधि क्या थी और मूल अनुसंधान का उद्देश्य, क्षेत्र और सीमाएं क्या रहीं। मौलिक समंक का संकलन का समय क्या था। ऐसे तो नहीं थे कि हम जिस अनुसंधान के आधार पर समंकों को लेना चाहते हैं वो ऐसे समय पर संकलित किए गए जब कोई विषम परिस्थितियाँ थी। हो सकता है उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में अंतर हो। शुद्धता का स्तर भी जांचना बहुत जरूरी है। मापन तथा विश्लेषण की इकाइयाँ भी हमें देख लेनी चाहिए कि मापन और विश्लेषण की इकाइयाँ क्या रही। सबसे बड़ी बात अनुसंधानकर्ता की योग्यता एवं ईमानदारी, ये चीज़ें हैं द्वितीयक समंकों के संपादन के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि समंकों की परस्पर तुलना करना या उसकी परीक्षात्मक जांच करना। तो दोस्तों, ये था यूनिट फर्स्ट को संक्षेप में मैंने प्रस्तुत किया है। आपके विचारों से अवगत होने पर आगे की यूनिट के वीडियो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं फिर से आपसे चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें तथा इसे अपने अन्य दोस्तों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।